रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सविता और उसका बेटा रवि, बहू पूजा रहती थी। पूजा बहुत ही खुले दिमाग वाली लड़की थी। पूजा शहर की थी तो रवि गांव से, लेकिन उसके बाद भी उसने रवि से प्यार किया और शादी भी कि गांव वाले दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ किया करते थे। समय बीतता है और समय के साथ पूजा के साथ सविता देखती है कि पूजा अब ज्यादा से ज्यादा समय अपना फोन में ही बिताया करती थी। वो पूरा दिन फोन से ही चिपकी रहती थी। एक दिन सविता पूजा से एक गिलास पानी मांगती है और पूजा फोन में गेम खेल रही होती है। उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी सविता उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोलती है, बहू तुम्हारा ये कौन सा तरीका है फोन चलाने का? तुम तो फोन के आगे किसी को देखते ही नहीं हो। कब से मैं एक गिलास पानी के लिए चिल्ला रही हूँ। माँ जी, आप पहले मेरा फोन वापस करिए। आपका ये कौन सा तरीका है एक बहू से पानी मांगने का? जब आप किचन तक गई हैं तो एक गिलास पानी खुद भी लेकर आ सकती हो। जरूरी नहीं है कि मैं पानी का गिलास लेके आपके हाथ में दूं, तभी आपके गले से नीचे पानी उतरेगा। फोन दीजिए मुझे। अरे बहू, आज तक तो तूने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करी है, फिर आज क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही है? मुझे ये हरकतें तेरी बहुत बुरी लग रही हैं। माँ जी, आज का जमाना तो जैसे को तैसे देने वाला है। आजकल आप लोगों को मेरे फोन चलाने से कुछ ज्यादा ही परेशानी हो गई है। बहू, तेरे फोन चलाने से परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि पूरा दिन तेरे फोन में चिपके रहने से परेशानी हो रही है। तू अपने फोन के आगे किसी को देखती ही नहीं है और न ही किसी की आवाज सुनाई देती है तुझे फोन के आगे। जी आप कुछ मत करिए, बस मेरा फोन मुझे वापस कर दीजिए। बिना बात के मेरा मूड खराब कर दिया है। लाइए फोन इधर दीजिए। पूजा इतना कहकर अपनी सास के हाथों से फोन छीनकर वहाँ से चली जाती है और सविता अपनी बहू के ऐसे बर्ताव को देखकर दंग रह जाती है और चुपचाप दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसका बेटा रवि वहाँ आता है और अपनी माँ को उदास देखकर बोलता है, अरे माँ, क्या बात है? आप ऐसे उदास होकर कमरे में बैठी हुई हो? कोई बात हो गई क्या? आपने कुछ खाया पिया है कि नहीं? बेटा, मैंने बहू से एक गिलास पानी मांगा था तो वो मुझे सुनाने लगी। पूजा ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इतने समय से हमारे घर में है। उसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो वो आपको सुना कैसे सकती है? बेटा, तूने कभी इस बात पे गौर किया है? बहू आजकल हमेशा फोन में ही चिपकी रहती है, किसी की बात ही नहीं सुनती है, किसी के पास बैठती नहीं है। जब देखो जब फोन में चिपकी ही रहती है। ये बात तो ठीक नहीं है ना। बस इसीलिए मैंने उसे थोड़ा सा डांटा था और उसने मुझे उल्टा सुना ही दिया। मेरे हाथों से फोन छीनकर अपने कमरे में चली गई। माँ, पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। आप दुखी मत होइए, वो मेरी बात को समझेगी। और आप तो जानती है ना, वो शहर की है, उसे बोलने का तरीका सही से नहीं आता है। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? उसने गुस्से में कुछ बोल दिया होगा माँ, क्योंकि फोन से ना उसे ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। मैं उससे बात करता हूँ, वो समझेगी मेरी बात को। रवि इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और समय के साथ पूजा की मोबाइल से चिपके रहने की आदत और ज्यादा बढ़ती जाती है। उसका सुबह से लेकर रात तक ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतता था। वो सोशल मीडिया पर चैटिंग और वीडियो देखने में ही मग्न रहती थी कि घर के कामकाज में भी उसका ध्यान नहीं जाता था। सविता को ये बात बहुत खलती थी। वो पुराने ख्यालों की थी और उन्हें लगता था कि परिवार में बहू का मुख्य काम घर संभालना और परिवार के साथ समय बिताना होता है। एक दिन फिर सविता ने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। बहू पूरा दिन बस फोन में ही चिपकी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है। घर में कलेश ही कलेश रहता है। इसी कारण मैं घर में काम कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे भी तो आराम की जरूरत है ना। माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बस को बोल सकता हूँ और समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन समझना ना समझना, जानना ना जानना, ये सब उसके ऊपर है माँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और उसको समझाने जाओ तो लड़ने के लिए तैयार रहती है वो। बेटा, तो मैं क्या बहू को ऐसे ही मनमानी करने दूं? तू जानता है ना कि इतना फोन चलाने से कितना नुकसान होता है, और इस पूरे घर की जिम्मेदारी तो बहू पे ही है ना। माँ, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं पूजा से बात करके देखता हूँ। बेटा, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि बहू का रवैया ठीक नहीं है। उसे समझाओ कि वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। रवि इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और पूजा से इस विषय में बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, पूजा, माँ बहुत परेशान है। तुम ज्यादा समय ना फोन के साथ बिताती हो। माँ को और घर के कामों को ना तुम समय नहीं देती हो। माँ की मदद नहीं करती हो। माँ को पूरा घर का काम अकेले करना पड़ता है। माँ बस ये चाहती है तुम उन पे ध्यान दो, उनसे बातें करो। पूरे घर में वो बोर हो जाती है, तुमसे बात करना चाहती है, लेकिन तुम फोन में लगी रहती हो। मैं जानती हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मोबाइल की लत ऐसी लग गई है कि मैं चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बुरी आदत जब लगती है ना तो बहुत जल्दी लगती है।
और जब छोड़ने की बारी आती है तो बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं, अगर परिवार वालों को मेरे फोन चलाने से इतनी परेशानी हो रही है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि ज्यादा फोन से ना चिपकूं और परिवार वालों के साथ समय बिताऊं, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और मेरी भी ये बुरी आदत थोड़ी कम हो जाए। चलो ये की ना तुमने समझदारी वाली बात, देर आए दुरुस्त आए। वैसे अगर तुम ये बात पहले समझ जाती ना तो घर का माहौल ऐसा नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, हो सकता है तुमसे ये आदत छूट जाए और दोबारा मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत भी ना पड़े। पूजा ने रवि की सारी बातों को समझा और उसे समझ में आया कि उसकी आदतें परिवार की बाकी सदस्यों को परेशान कर रही थी। उसने रवि से वादा किया कि वो कोशिश करेगी और अपनी आदतों में सुधार लाएगी। अगले दिन से पूजा ने सचमुच अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने मोबाइल का उपयोग सीमित कर दिया और घर के कामों में सविता की मदद करने लगी और वो उनकी खुशियों में शामिल होती रही। पूजा के अंदर ये बदलाव देखकर सविता बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि पूजा ने अपने परिवार के लिए सचमुच अपना प्यार और सम्मान दिखाया था। अब पूजा उनके लिए सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी बन चुकी थी। एक दिन फिर सविता अपने बेटे रवि को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहू ने सच में कमाल ही कर दिया है। तेरे समझाने का उस पे इतना असर हुआ है और इतना बदलाव हुआ है कि अब वो फोन में चिपकी ही नहीं रहती, बल्कि घर का काम भी करती है और घर वालों के साथ समय भी बिताती है। माँ, अब तो आपको मेरी पसंद से कोई शिकायत तो नहीं है ना? अब तो आप पूजा को दिल से माफ कर सकती है ना? नहीं बेटा, अब मुझे बहू से कोई शिकायत नहीं है, मैंने उसे दिल से माफ कर दिया है। समय बीतता गया और पूजा के इस बदलाव ने पूरे परिवार में खुशियों का संतुलन बना रखा था। पूजा ने अपने जीवन में ये सबक सीखा कि परिवार के साथ समय बिताना और उनके प्रति कर्तव्यों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन पूजा अपनी सास सविता के पास आती है और उससे बोलती है, माँ जी, आपने जो मुझे सिखाया है ना, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आपने मुझे परिवार की असली महत्ता को समझाया है। आपके रोक टोक की वजह से मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। बहू मैं समझी नहीं, आखिर तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। माँ जी, मेरी एक दोस्त है, उसको भी मेरी तरह फोन चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर वाले कोई रोक टोक नहीं करते थे क्योंकि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और पिताजी ऑफिस के काम से हमेशा बाहर ही रहा करते थे। ज्यादा फोन यूज करने की वजह से उसकी आंखें खराब हो गई और अब वो कभी जिंदगी में फोन यूज नहीं कर सकती। और अगर आपने इतनी रोक टोक नहीं की होती और रवि जी ने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। बहू, मेरे होते हुए कभी तेरे साथ गलत नहीं हो सकता है। जो हादसा तेरी दोस्त के साथ हुआ है ना, वो अभी कुछ साल पहले हमारे गांव में एक बच्ची के साथ हुआ था। मुझे ज्यादा फोन चलाने वालों से नफरत हो गई थी। जब मैंने ये आदत तेरे अंदर देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने तुझे बार बार टोकना शुरू कर दिया था। तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आई थी। आखिर वो दिन आ ही गया और समय रहते हुए तुझे ये बात समझ में आ गई। माँ जी, आपने मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचा है। मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। पूजा इतना कहकर अपनी सास के पैर छूकर उनसे माफी मांगती है और अपनी फोन से चिपके रहने वाली आदत को लगभग बिल्कुल ही छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रवि बहुत ही बदतमीज था। वो बात बात पर बस एक ही चीज बोलता, अपने बाप को मत सिखा, ये बोलकर वो बात किया करता था। ऐसे ही एक दिन रवि अपने दोस्त समीर के पास जाता है और कहता है, और समीर कैसा है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ भाई, जिंदगी बस धक्का देके चल रही है और कुछ नहीं। हाँ, वैसे तू कल तो अपना आईफोन लेने गया था ना, क्या हुआ, लेके नहीं आया? कैसी बात कर रहा है भाई? मैं अगर फोन लेने गया हूँ तो इसका मतलब मैं फोन लेकर ही आऊंगा ना। अच्छा, जरा फोन के फीचर तो दिखा। और कौन सा आईफोन लिया है? भाई मैंने तो सस्ता ही लिया है। अरे बता तो सही, कितने का लाया है? बस भाई 72,000 का फोन है, आईफोन 14 लाया हूँ। इसके फीचर की क्या बात करूँ, बिल्कुल मलाई की तरह चलता है ये फोन। समीर रवि को अपने फोन के फीचर के बारे में बताने लगता है। रवि उसकी बातें सुनकर मन में बोलता है, बड़ा आया आईफोन वाला, इसको क्या पता, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है ना, वो तो आईफोन की कंपनी खरीद ले। लेकिन क्या करे, वो बात अलग है कि मेरा बाप खरीद के मुझे देगा नहीं कुछ भी, वरना मैं भी ना इसकी तरह आईफोन लेके ना घूमता। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लग गया तू? तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, सुन तो रहा हूँ, बोलना क्या कह रहा था। भाई मैं तुझे इस फोन की सबसे अच्छी चीज बताता हूँ। इस फोन में 6 एलिमेंट लेंस हैं। हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा, समझा? क्या बोला? तू मेरा बाप है? साले मैं तेरा बापू, समझा? रवि और समीर में इस बात पर दोनों एक दूसरे की कमीज का कॉलर पकड़ लेते हैं और बहस करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि के पिता पुष्कर घर में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक
पुष्कर से टीवी में स्लीप टाइम लगा देता है। टीवी बंद होने वाली होती है, तभी रवि की नजर स्लीप टाइमर पर पड़ जाती है और वो पुष्कर को चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पापा, ये आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? टीवी ही तो बंद हुआ है। पापा, टीवी बंद नहीं हुआ है, आपने स्लीप टाइमर लगा दिया है। अरे आपको ये अभी ही करना था। क्यों, क्या हो गया? अगर अभी हो गया तो? पापा, यू नो व्हाट कि टाइगर जिंदा है मूवी आ रही थी और अभी सलमान खान की फाइट होने वाली थी और आपने टीवी बंद कर दिया। अब 15 मिनट के बाद ही ऑन होगा। हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। बड़ा आया सलमान खान की फाइट देखने वाला। और वैसे भी तुझे टीवी से क्या मतलब है? तू तो अपने फोन में घुसा हुआ था ना। पापा, आपको नहीं पता है, मेरे पास एक हिडन टैलेंट है। मैं फोन चलाने के साथ साथ टीवी भी देख सकता हूँ। अच्छा जी, बहुत ही गंदी गलतफहमी पाले हुए हो बेटा जी। हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। क्या बोला तूने? पापा, वो गलती से मुंह से निकल गया पापा। वो मैं रुक जा, तुझे बताता हूँ कि कौन किसका बाप है। पुष्कर रवि के पीछे डंडा लेकर उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ता है। घर में पुष्कर को रवि के पीछे डंडा लेते भाग ही रहा होता है कि तभी रवि की माँ सरला वहाँ आती है। अरे अरे, क्या हो गया? दोनों बाप बेटे घर में दौड़ क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा बेटा अपने बाप का बाप बन रहा है, इसलिए। पापा, मुझे माफ कर दो पापा, आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगा, पक्का नहीं कहूंगा। माँ, पापा को समझाओ ना कि गलती से मुंह से निकल गया, आगे से कुछ नहीं कहूंगा। वो पापा, पता है, वो सुबह मक्खन वाला पराठा खाया था ना, तो जुबान फिसल गई। पापा सॉरी पापा, आपसे नहीं बोलूंगा ऐसा। नहीं बेटा, आज तो तेरा बाप तुझे बता ही देगा कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। रुक जा तू भी। जाने दीजिए ना, इसने आपसे ही तो सीखा है। आप ही पूरे दिन बोलते रहते हो कि अपने बाप को मत सिखा, आखिर बेटा बाप पर ही तो जाएगा। हाँ पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। पापा, ये सब ना आपकी गलती है। अगर आप मेरे सामने ऐसा नहीं बोलते ना तो मैं थोड़ी ये सब सीखता, और मैं सीखता नहीं तो मैं कैसे बोलता। तो गलती तो आपकी हुई ना। हाँ रुक जा फिर, आज तेरी जुबान ही काट देता हूँ। ना रहेगी जुबान, ना ही ये फालतू का ड्रामा होगा। मेरी बोली बोल पाएगा तू आज के बाद। कल को किसी और के आगे ऐसा बोल दिया तो क्या कहेंगे लोग? लोग क्या बोलेंगे कि माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है इसे। हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। अरे यार, फिर बोल दिया। रवि इतना बोलकर घर से बाहर निकल जाता है और अपने बाप से बच जाता है और खुद से बोलता है, देखा पापा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाप अगर 10 नंबरी है ना तो बेटा 100 नंबरी होता है। कैसे मैंने आपको 1 मिनट में चकमा दे दिया, लेकिन एक दिन मैं आपको ना जरूर दिखाऊंगा कि बेटा ना बाप से बढ़कर होता है। रवि खुद से बात करते हुए एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और रात को खाना खाने के वक्त घर वापस आ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और रवि आए दिन किसी न किसी को बाप को मत सिखा बोलता और लड़ाई करता। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसी विमला घर आती है और घर में पुष्कर को देखकर उसके पास जाती है। जानू, बॉक्स ऑफिस में मूवी लगी है। सरला, तुमको कब से मूवी देखने का शौक चढ़ गया है? शादी को 22 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी बोला नहीं मुझे ये। पहली बात तो मैं सरला नहीं बल्कि उसकी जानू विमला हूँ। अरे विमला जानू, तुम यहाँ? तुम पुणे से वापस कब आई? क्या जानू, आपकी याद आई और मैं पुणे से दिल्ली आ गई। क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? अगर ऐसे किसी ने हमें साथ में देख लिया तो हमारी खैर नहीं। और रही बात याद करने की, तो मैं तो तुमको बहुत याद करता था। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मुझे मूवी दिखाने कब चल रहे हो? अरे मेरी जान, मूवी क्या, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा सिनेमा हॉल ही खरीद लूं। हम कल ही चलते हैं मूवी देखने। विमला और पुष्कर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सारी बातें रवि सुन लेता है और खुद से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, पापा और विमला आंटी का चक्कर है और ये इनके साथ मूवी देखने जा रही है। और मेरी माँ को आज तक फूल खरीद के नहीं दिया इस बुढ़े ने, और इनके लिए सिनेमा हॉल खरीद रहा है। क्या बात है पापा। और पापा, जब देखो तब आप मुझे मारते रहते हो ना। अब देखो मैं आपके प्लान पे कैसे पानी फेरता हूँ। बहुत मारते हो ना आप मुझे। कल तो माँ के हाथ से ना आपको चप्पल नहीं खिलवाई ना तो मेरा नाम रवि नहीं। रवि इतना बोलकर दोनों के पास आता है और पुष्कर की तरफ देखकर बोलता है, हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। रवि ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। विमला रवि को देखकर डर जाती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी पुष्कर कहता है, सरला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। क्या बोला फिर तूने? क्या पापा, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ? आप मेरे बाप हो
और एक बेटा अपने बाप का बाप कैसे बन सकता है पापा? अरे मैं तो अपने दोस्त से फोन पे कह रहा था और आप पता नहीं क्या सोच लेते हो। सरला, मैं जाकर तैयार होता हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, तुम कॉल मत करना, ठीक है? हाँ पता है किसके साथ जा रहे हो, अपने बाप को मत सिखाओ। भाई सुन लिया ना, अपने बाप को मत सिखा, मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, ठीक है? अब रखता हूँ फोन। रवि इतना बोलकर वहाँ से उठ जाता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है और पुष्कर भी अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। जैसे ही पुष्कर वहाँ से जाता है, रवि सरला को भी मूवी देखने जाने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे मूवी देखने के लिए जाते हैं। रवि सरला की सीट बिल्कुल विमला और पुष्कर के बगल में करवा देता है और खुद आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद सरला की नजर विमला पर जाती है। अरे विमला, तू यहाँ कैसे और किसके साथ? मैं तो बस। क्या हो गया? मुझसे डर तो ऐसे रही है जैसे कि मेरे पति के साथ मूवी देखने आई हो तू। वही तो आंटी जी, अंकल जी के साथ ही आई होंगी आप। हाँ बेटा, आए तो हम हैं, लेकिन पर क्या आंटी जी, रुकिए मैं खुद ही फ्लैश जला के ना देख लेता हूँ। जैसे ही रवि अपने फोन की फ्लैश जलाता है, सरला और रवि पुष्कर को देखकर हैरान हो जाते हैं। आप यहाँ? पापा आप तो कहीं बाहर जा रहे थे, फिर आप यहाँ, वो भी इस विमला आंटी के साथ, क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों मेरा पीछा करते हुए आए हो क्या यहाँ पे? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप सभी घर वालों का मामला है, आप साथ में बैठकर सुलझा लेना। अरे तू कहाँ चली? आज तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत शौक है ना फिल्म देखने का, आज तुम दोनों की फिल्म मैं यही बना देती हूँ। सरला इतना बोलकर अपनी चप्पल निकालती है और पुष्कर और विमला को मारने लगती है। ये सब देखकर रवि को बहुत मजा आता है और वो खुद से बोलता है, देख लिया ना पापा, आज के बाद ना आप अपने बेटे के ना जैसे बाप से पंगे नहीं लोगे। हाँ, अब माँ के हाथों से पिटो। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त, हम दोनों साथ में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना? तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ, काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते
तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका। तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन पर मैं वो। क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना। अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। तू ना फिर बाद में पछताएगा, रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है। राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहाँ जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैं उसको वहां जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है। तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है मोनिका? मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो।
कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूंगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना वो लड़की सही नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे। चल ना तू मेरे साथ चल ना, घूम के आते हैं। कुमकुम रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास सविता उसको आवाज देकर बुलाती है। बहू, अरियो बहू, तू जल्दी से बाहर आ। हाँ माँ आई। जल्दी आ, आजा, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे बिना बालों वाला खाना चाहिए। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज का खाने में बाल देखकर। खाना बनाते समय बाल बांध लिया कर। नहीं माँ, मैंने अपने बालों को लंबा इसीलिए नहीं किया है कि मैं इसको बांध कर रख लूं, बल्कि इसीलिए किया है मैं अपने बालों को खोलकर अपनी सुंदरता में 4 चांद लगा सकूं। अगर आपको मेरे बालों से दिक्कत है तो आप खुद खाना बना लिया करो ना। अगर तूने बाल न बांधे ना तो तेरी सुंदरता के 4 चांद को काट कर सर में चांद उगा दूंगी, समझी? सविता इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कुमकुम भी अपना काम करने लगती है। सविता की बातों का असर कुमकुम पर बिल्कुल नहीं पड़ता और वो अपने बालों को खुला करके ही रखती। कुमकुम के खुले बालों की वजह से सब परेशान हो गए थे। कुमकुम रात में भी अपने बालों को खोल कर ही सोया करती। ऐसे ही रात के 12 बजे कुमकुम और उसका पति राकेश दोनों ही सो रहे थे। तभी उसे अचानक से रात में प्यास लगती है और वो नींद में ही उठकर बैठ जाती है। अचानक से राकेश की भी आंखें खुलती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। भूत भूत भूत, डायन, पिशाचनी, चुड़ैल, अरे 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 तू है कौन? मम्मी बचाओ, अरे कोई है, अरे कोई बचा लो। राकेश भूत भूत बोलकर वहाँ से भागता हुआ नीचे हॉल में पहुँचता है। राकेश की आवाज से घर के सारे लोग डर जाते हैं और हॉल में आते हैं और राकेश को चिल्लाता हुआ देखकर सविता कहती है, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? कोई सी भूतनी देख ली तूने? हाँ माँ, वो भूतनी है मेरे कमरे में माँ। उसके लंबे लंबे बाल हैं, लाल कपड़े पहन कर आई थी, मेरे बगल में बैठ गई माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। आधी रात को चढ़ा कर आया है क्या, जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं माँ, वो भूतनी है, मुझे डर लग रहा है माँ। मैं कमरे में नहीं जाऊंगा माँ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके देख लो, वहाँ भूतनी सच में है। हाँ चल, मैं भी देखूं भूतनी कैसी दिखती है। सविता और राकेश दोनों एक साथ सविता के कमरे में जाते हैं। वहाँ कुमकुम अभी भी नींद में बालों को आगे करके बैठी हुई थी। कुमकुम को देखकर राकेश कहता है, देखो 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 माँ, वो नहीं भूतनी। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा था, सच में मेरे कमरे में भूत है माँ। कौन है रे तू और यहाँ क्यों आई है? इतना बोलते ही कुमकुम की आँख खुल जाती है और वो कहती है, माँ जी, मैं हूँ कुमकुम, आपकी बहू। तू है क्या? अरे ये अपने बालों को बांध ले, वरना तू अपने पति की मौत का कारण बन जाएगी, समझी? क्यों माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तू खुले बाल करके ऐसे बैठेगी तो तेरा पति हार्ट अटैक से मर जाएगा ना, इसलिए बाल बांध लिया कर। अरे हाँ बेवकूफ औरत, तेरे कारण मैं इतना डर गया कि अब तो मैं कहाँ पड़ा हूँ। अरे यार, अगली बार से तूने ऐसा किया ना, मैं तेरे बाल काट दूंगा, तब रख लेना खुले बाल। क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को मेरे बालों से? अगर मैं बाल बांध कर रखूंगी मेरा फैशन सेंस खराब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। रहने दे बेटा, इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। सविता इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है और राकेश कुमकुम भी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कुमकुम अपने गेट के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन की बहू कोमल कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आपके बाल और भी ज्यादा चमक रहे हैं। चमकेंगे क्यों नहीं, मैं इनकी केयर जो करती हूँ, बालों को कभी भी बांधती नहीं हूँ। ऐसे बालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा खुले बाल रखने से बाल टूटने भी लगते हैं। आप जितना घमंड करोगी तो टकली हो जाओगी। मेरे बाल तो टूटने से रहे, लेकिन मुझे तुम्हारे से जलने की बू आ रही है, क्योंकि मेरे लंबे बालों से तुम जल जो रही हो। इतना बोलते बोलते दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
उन दोनों की आवाज सुनकर सविता आती है और कहती है, क्या हो गया विमला की बहू, क्यों तू गला फाड़ रही है? मुझे बोलना बंद करो और अपनी बहू को समझाओ कि ज्यादा ना बोला करे, वरना टोना टोटका करवा कर सारे बाल कटवा दूंगी। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तुझे क्या तकलीफ हो रही है इसके बालों से? ये अपने खुले बालों पर बहुत घमंड करती है, भगवान करे सारे बाल झड़ जाए। अरे ओ, मुंह नोच लूंगी तेरा मैं, समझी? सविता दोनों की लड़ाई बंद करवाकर कुमकुम को अंदर ले जाती है। क्यों बहस कर रही है उससे? सही तो कह रही है, ज्यादा बाल खुले रखेगी तो बाल टूटते ही हैं। क्या माँ जी, इन बालों को मैं बचपन से खुले रख रही हूँ, आज तक तो नहीं टूटे, अब कैसे टूट जाएंगे? तुझे समझा नहीं सकती, करना तो तुझे अपनी मन की ही है। सविता उसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिन के साथ कुमकुम के बाल झड़ने लगते हैं, पर वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती इस बात को और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन सविता की सास कांता घर आती है और कुमकुम के बाल देखकर कहती है, वाह सविता, तेरी बहू के बाल तो बहुत सुंदर हैं। कौन सा तेल लगाती है ये? लंबे खुले बाल बिल्कुल दुर्गा का रूप है ये तो। इन लंबे खुले बालों से तो हम परेशान हैं। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पियेंगी तो आपको भी ये लंबे बालों से नफरत हो जाएगी। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी कुमकुम हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और कांता को देती है। जैसे ही कांता चाय पीने वाली होती है, वो चाय में गोते मारते हुए बालों को देखती है। ये क्या है? चाय में बाल है? ये चाय पीने लायक है क्या? माफ कीजिए दादी सास, आजकल ना मेरे बाल थोड़ा झड़ रहे हैं ना, इसीलिए चाय में बाल आ गई। लाइए मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दे, नहीं पीनी चाय, सारे चाय का स्वाद खराब कर दिया। कांता की बात सुनकर कुमकुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती। उसे रोता देखकर सविता कहती है, देख लिया, आज तो मेरी सास ने भी तुझे सुना दिया ना। तूने सारे रिश्तेदारों के आगे हमारी थू थू करवा रखी है। मैं तुझे बोल रही थी ना कि बाल बांध ले, लेकिन तुझे अपनी ही चलानी है, तुझे किसी की सुननी ही नहीं होती, तुझे करनी अपने मन की ही है। माँ जी, आप भी सुना रही हैं, मुझे बाल बांधना नहीं आता है, इसीलिए बाल खुले करके रखती हूँ। बांधना नहीं आता तो मैं बांधना सिखा देती हूँ, तू चिंता मत कर। सुन, औरतें हमेशा खुले बालों में ही नहीं बल्कि बंधे बालों में भी सुंदर लगती हैं। तू बाल बांध कर देख, तेरा फैशन सेंस को 4 चांद लग जाएंगे। चल आजा, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ, फिर बाल बांध दूंगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। सविता कुमकुम के बालों में तेल लगा देती है और सिंपल सी चोटी बांध देती है। अब कुमकुम रोज रोज घर में ही चुटिया बांध लेती। धीरे धीरे करके उसके बाल टूटने बंद हो जाते। एक दिन सविता और कुमकुम के घर पर शादी का कार्ड आता है और शाम को ही जाना था। सविता कुमकुम को ब्यूटी पार्लर ले जाती है। तूने चोटी बहुत बना ली, आज तेरे बालों में जूड़ा बनवाते हैं। सविता पार्लर वाली को जूड़ा बनाने को कहती है और खुद कोने में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में कुमकुम शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुमकुम के बालों का जूड़ा बहुत ही बड़ा और प्यारा बना था, जिसे देखकर कुमकुम कहती है, आप सही कह रही थी माँ जी कि औरत की सुंदरता बस खुले बालों से नहीं बल्कि ऐसे बाल बांधने से भी बढ़ती है। हाँ, देख कितनी प्यारी लग रही है तू। आज पार्टी में सब तेरी तारीफ करते रहेंगे। तू बिल्कुल स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही है बहू। बस करो माँ जी, इतना भी क्या तारीफ करना, आपकी वजह से मेरे बाल टूटने बंद हो गए हैं। सविता और कुमकुम घर आकर सीधा पार्टी के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ सारे कुमकुम का जूड़ा देखकर बहुत तारीफ करते हैं। कुमकुम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो हमेशा अपने बालों को खुला ही रखती और बांधा भी करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।